हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे फरवरी 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जो लोग इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये चीज़ जो है वो पहुंच जाए। आज देखो, हम लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो इस चैनल पे जितने भी बच्चे आज पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग जम्मू कश्मीर से और अगर आप किसी भी JNK के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको SSS ऐप पे उसके लिए रिलेटेड टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। साथ ही साथ जैसे कि एनुअल कैलेंडर निकला है, आप लोगों के जो एग्जाम अभी लाइंड अप है, फिर वो जूनियर असिस्टेंट हो, इंस्पेक्टर FPF हो, लेबोरेटरी अटेंडेंट हो, इनके ऊपर आपको 40% डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है टीम के द्वारा। और इंस्पेक्टर FPF लेबोरेटरी अटेंडेंट के सारे टेस्ट भी अपलोड हो चुके हैं और जूनियर असिस्टेंट का फाइनल शोडाउन जो है वो शुरू होने वाला है, जो आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, JKB कांस्टेबल, JKPSI किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग SSS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे भी आपको 20% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे। सेशन को पहले ही लाइक कर देना ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। चलो साथियों, देखो सबसे पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पहला सवाल ही आपको पेपर में पूछा जा सकता है। फरवरी महीने में 2 वेटलैंड जो हैं, इसको मैंने लास्ट मंथ में भी डिस्कस करा था, उनको रिसेंटली रामसर साइट्स में जो है वो ऐड कर दिया गया है। अब देखो यहाँ पे किन 2 को ऐड करा गया है, पहले तो यही सवाल डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इनके नाम याद रखना, पटना बर्ड सेंचुरी और छारी डांड जो जगह है उनको ऐड कर दिया गया। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे है। पटना को बच्चा बिहार से कंफ्यूज करता है, लेकिन याद रखना ये जो बर्ड सेंचुरी है, पटना बर्ड सेंचुरी, ये आपकी उत्तर प्रदेश में है। पहला पॉइंट जो कि डायरेक्ट पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, अब आपको अगर पूछा जाएगा कि छारी डांड कहां पे है, तो याद रखना ये गुजरात में आपको देखने को मिलता है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब टोटल अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं, तो टोटल रामसर साइट देखो साथियों 98 है मार्च में 2026 में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक। कई बच्चे इसको बाद में देखेंगे, हो सकता है कि उसमें और ऐड हो जाए, फिर बच्चे कहते हैं कि आप गलत पढ़ा रहे हो। आज जब मैं लेक्चर बना रहा हूं तो 98 ऑफिशियली रामसर साइट्स इंडिया में हैं और उम्मीद है कि इस साल के एंड तक 100 ये क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे और भी नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कई बार स्टैटिक जीके की फॉर्म में। क्योलाडियो नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। चिलिका लेक पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ये कहाँ पे है, याद रखना, आप लोग भी साथ साथ में लिखते चले। उड़ीसा में है। वुलर लेक सबको पता है जम्मू कश्मीर में है। लोकटक लेक आपको मणिपुर में देखने को मिलती है। भीतरकनिका भी आपकी कहां पे आ जाती है, उड़ीसा में आ जाती है। और अगर मैं बात करूं पुलिकट लेक की, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अभी रिसेंटली आपके स्पोर्ट्स के रिलेटेड सवाल पेपर में भी पूछे गए थे और आपको याद रखने हैं। अब जो आपके एग्जाम से पहले होता है, जैसे अगर मैं बात करूं जो एग्जाम आपके मार्च एंडिंग या जून में है, जो अप्रैल में है, उनमें आपके ये सवाल पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन रिसेंटली हुआ है, वुमेन सिंगल टाइटल किसके द्वारा जीता गया है। पहला सवाल, नाम याद रखना, एलेना रेबेकिना के द्वारा जो है इसको जीता गया था। क्लियर है, अगर बात की जाए यहाँ पे मेंस टाइटल किसने जीता है, तो कार्लोस एल्काजार ने इसको जीता है। क्लियर है, तो ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली एक रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल जो है वो मनाया गया है, आपको बताना है किस स्टेट में मनाया जाता है। देखो अगर मैं बात करूं रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल की, तो रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल आपका नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, वहां पे एक विलेज है नागालैंड में जिसका नाम है रुसोमा विलेज। ठीक है, वहां पे इसको मनाया जाता है। नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा, इससे हार्डली ये 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है। ये इसका 5th एडिशन था। ठीक है, अब नागालैंड का एक और फेस्टिवल है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक जीके की फॉर्म में पूछा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है बहुत फेमस है नागालैंड का, पेपर में कई बार पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज नागा के साथ साथ इंग्लिश भी है, ये भी आप लोग याद रखना। क्लियर है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली कौन सी ऐसी मूवी है जिसको बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड मिला है 79 बाफ्टा अवार्ड्स में। ठीक है, अब देखो ये जो मूवी है इसका नाम है बोंग। ठीक है, ये बेसिकली मणिपुरी में बनाई गई है।
और ये पहली इंडियन मूवी है जिसको इस कैटेगरी में इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना, ठीक है। पहली इंडियन मूवी है जो इस कैटेगरी में इस अवार्ड को जीत के आई है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली एक पैमाना पोर्टल जो है वो लॉन्च करा गया है। पैमाना की अगर मैं बात करूं तो इसकी एक फुल फॉर्म भी है, बट अगर आप यहाँ पे पूछा जाएगा कि किसके द्वारा इसको लॉन्च करा गया है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा जो है इसको लॉन्च करा गया है। अब इस पैमाना की एक फुल फॉर्म भी है, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। पेपर में पूछा जा सकता है कि बताओ पैमाना में जो एम है उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये कई बार सवाल ऐसे बनते हैं, जेके एसएसबी नहीं पूछता था, लेकिन रिसेंट पैटर्न के बाद कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको ये चीज देखने को मिल जाए, ठीक है। अब ये करेगा क्या? ये रियल टाइम मॉनिटर करेगा जितने भी सेंट्रल स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलते हैं ना, उसको ये क्या करेगा? रियल टाइम मॉनिटर करेगा। इसने किसको रिप्लेस करा है? इसने रिप्लेस करा है यहाँ पे OCMS जो पहले चलता था, यानी जिसको हम लोग ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम कहते थे ना, उसको अब इसने रिप्लेस कर दिया, और अब जो है वो कौन सा होगा? पैमाना। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, रिसेंटली एक माया 2200 जो है चिप लॉन्च हुई है। किसके द्वारा ये चिप लॉन्च करी गई है? देखो ये जितनी भी चिप्स हैं आपके साइंस एंड टेक के फॉर्म में आ जाती हैं, किसके द्वारा करी गई हैं? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च करी गई है। माया 200 चिप जो है रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च करा था। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी कौन सी कंपनी ऐसी है जो कि 2026 की पहली यूनिकॉर्न बनी है? देखो यूनिकॉर्न होता क्या है, आप लोग बहुत बार न्यूज में देखते होंगे कि ये कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। अब ये यूनिकॉर्न क्या होते हैं? जिसकी भी वैल्यूएशन $1 बिलियन के बराबर हो जाती है। आज की डेट में हो गया ये 9,000 करोड़ नियर अबाउट, ठीक है। तो जिस भी कंपनी की वैल्यूएशन यहां तक पहुंचती है उसको यूनिकॉर्न कह दिया जाता है। इंडिया में अभी टोटल 127 यूनिकॉर्न है, और आपको जान के हैरानगी होगी कि मेजॉरिटी जो है वो लॉस मेकिंग है। बहुत कम हमारे यूनिकॉर्न ऐसे हैं जो कि प्रॉफिटेबल है, क्योंकि वैल्यूएशन यहां तक पहुंचा ली जाती है, बट उसके बाद उससे प्रॉफिट कैसे आता है वो चीजें कई बार मिस हो जाती है, सारे गेम वैल्यूएशन का बन जाता है। रिसेंटली कौन बना है? वो है आपका जस्टपे। नाम याद रखना, ये बेसिकली एक फिनटेक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आप लोग देखते हैं ना यूपीआई वगैरह के लिए, वैसे ही आपका ये बना है। रिसेंट इस साल का पहला यूनिकॉर्न है, तो आप लोगों को इसका एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिले। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि जो राइट है मेंस्ट्रुअल हाइजीन का, वो एक फंडामेंटल राइट के किस पार्ट में आता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि फंडामेंटल राइट्स आपके सिलेबस में कई बार दिए जाते हैं, वहां पे ये करंट अफेयर की फॉर्म में सवाल पूछ लिया जा सकता है कि किसका ये मेन पार्ट बना है। तो याद रखना ये आर्टिकल 21 का जो है पार्ट बना है, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का इसको कहा गया है कि ये पार्ट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये किस केस के, अब सुप्रीम कोर्ट में अगर चीज गई है तो किसी केस के रिलेटेड गई होगी, तो ये डॉक्टर जे आर ठाकुर का केस था वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर कल को इन डिटेल ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा तो तब भी पता होना चाहिए कि किसका केस था। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसको पहला एयरपोर्ट माना गया है इंडिया का, जो कि अब हाइड्रोजन पावर्ड बसेस जो है उसको ऑपरेट करेगा। जो आप लोगों ने अगर कभी बाई एयर ट्रेवल करा होगा तो कई बार एयरपोर्ट से लेके जो आपको रनवे से लेके प्लेन तक लेके जाते हैं, तो वहां पे जो बसेस यूज होती हैं अब वो हाइड्रोजन पावर्ड होंगी। और ये पहला करने वाला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो ये पहला करने वाला एयरपोर्ट बना है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर है? ये पहला है जो अब जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन होगी ना उसको हाइड्रोजन पावर्ड बसेस में करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, एक्सरसाइज खंजर जो है 13th एडिशन था, ये स्पेशल फोर्सेस के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन करवाया जाता है, मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई जाती है। कौन सी दो कंट्री इसको करती है? देखो ये करती है इंडिया किसके साथ?
किर्गिस्तान के साथ। अब इंडिया कजाकिस्तान के साथ भी एक एक्सरसाइज करती है, देखते हैं कितने बच्चे ऐसे जिनको ये चीज याद है। ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बच्चा किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में कंफ्यूज हो जाता है। बट अगर आपसे पूछा जाएगा खंजर किसके साथ हुई है, करंट अफेयर्स में था, तो याद रखना किर्गिस्तान के साथ ये रिसेंटली करवाई गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, मणिपुर के रिसेंटली अभी किसको, हाँ एक और सवाल यहाँ पे नोट कर लेना, ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे थी, तो ये एक्सरसाइज ना असम में हुई है, ये भी याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। अभी रिसेंटली असम में चीफ मिनिस्टर जो हैं मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं। एक साल के बाद जो प्रेसिडेंट रूल वहां पे चल रहा था उसको हटाया गया है, और अब वहां पे नए चीफ मिनिस्टर जो बने हैं, ये पहले कौन थे, पहले वालों का नाम भी उम्मीद करता हूं आप लोगों को याद होगा। पहले वालों का नाम था एन बीरेन सिंह, ठीक है। अब जो बने हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है युमनाम खेमचंद सिंह। क्लियर है? नाम याद रखना, पूछा जा सकता है, काफी ज्यादा न्यूज में ये चीज चल रही थी। हाँ, अब जैसे देखो नेपाल में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था जेनजी के द्वारा, अब नेपाल के भी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है बेलेन शाह। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दोनों आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली किस स्टेट ने टॉप करा है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, जिसको PAI भी कहा जाता है, 2.0 के दावत जो रिसेंट अभी ये रिलीज करा गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखना, ये किया गया है त्रिपुरा के द्वारा। त्रिपुरा की जो पंचायत है उसने यहाँ पे टॉप करा है। अब अगर एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो यहाँ नाम याद रखना आपको आसान हो जाएगा, हमारे MP के नाम पे है, जम्मू कश्मीर के MP है ना एक जुगल किशोर, वहां पे विलेज है जुगल किशोर नगर विलेज, उनके नाम पे नहीं है बट याद रखने के लिए आपको हो जाएगा। उसको फर्स्ट प्राइज मिला है, या वो फर्स्ट प्लेस पे रहा है नेशन वाइड, उसने टॉप करा है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख ग्राम पंचायत में से, 2.5 लाख ग्राम पंचायत में से जो टॉप करी है जिस विलेज ने, उसको भी आप लोग याद रखना। क्लियर है? अगले पे आते हैं, अभी रिसेंटली क्रैफोर्ड प्राइज 2026 किसको मिला है। देखो क्रैफोर्ड प्राइज की अगर बात की जाए तो ये किसको मिला है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्या है। देखो इस अवार्ड को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना, जैसे एबल प्राइज है, एबल प्राइज को मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही आपका जो रमन मैगेसे अवार्ड है उसको एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। वैसे ही क्रैफोर्ड प्राइज जो है ना उसको नोबेल प्राइज कहा जाता है, नोबेल प्राइज ऑफ जियो साइंसेस, ठीक है। अब ये अवार्ड इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि ये अवार्ड मिला है हमारे इंडिया के वीरभद्रन रामनाथन जी को, ठीक है। अब इनको क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी करी एक पावरफुल ग्रीन हाउस इफेक्ट की, जो कि हमारे CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर इन्होंने यहाँ पे करी है डिस्कवरी, तो इसके रिलेटेड इन्हें यहाँ पे सम्मानित करा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार अगर स्टैटिक पूछा जाएगा तो आपको पूछा जाएगा कि नोबेल प्राइज ऑफ जियो साइंसेस किसको कहा जाता है, तो याद रखना ये है क्रैफोर्ड प्राइज। मिला किसको है 2026 का, ये मिला है वीरभद्रन रामनाथन जी को। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है थायापुसम फेस्टिवल, क्योंकि पेपर में आपको मैंने बताया ना सवाल पूछे जाते हैं। थायापुसम फेस्टिवल जो है रिसेंटली 2026 का हुआ है, आपको बताना है कि किस स्टेट में मनाया जाता है, तो याद रखना ये तमिलनाडु में मनाया जाता है हर साल। क्लियर है? नाम याद रख लेना, पेपर में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, मोल्ट बुक। देखो मोल्ट बुक न्यूज में था, मोल्ट बुक क्या है, मोल्ट बुक बेसिकली जैसे हम लोग अगर बात करते हैं रेडिट, अगर आप में से किसी ने यूज करा तो वहां पे क्या होता है, हम लोग आपस में अपना कोई भी डाउट है वहां पे पोस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वहां पे आपको इंसान ही रिप्लाई करते हैं। मोल्ट बुक जो है पहली बार एक ऐसा बनाया गया है, ये क्या है जो इतना न्यूज में था, ये बेसिकली क्या है, ये एक सोशल नेटवर्क है, किसके लिए, AI एजेंट्स के लिए, ठीक है। अब ये जो AI एजेंट्स के लिए सोशल नेटवर्क बनाया गया है, अब एक और चीज बता दूं, आज की ही न्यूज है, इसको मेटा ने खरीद भी लिया है। मेटा क्या है, जो भी आप लोग देखते हैं ना फेसबुक इंस्टाग्राम, इसकी जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, उसका नाम है मेटा, तो मेटा ने इसको खरीद लिया है। आज फरवरी की न्यूज थी कि जब ये वायरल हुआ था, आज इसको मेटा खरीद चुका है, ठीक है। ये AI एजेंट्स के लिए इसको बनाया गया ताकि वो इंटरेक्ट कर सके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पेपर में पूछा जाएगा कि मोल्ट बुक को किसने एक्वायर करा है, तो याद रखना मेटा ने इसको एक्वायर कर लिया है। क्लियर है? अगले सवाल पे चलते हैं,
अगला सवाल है, अभी रिसेंटली वुमेन प्रीमियर लीग हुई है 2026 की, इसका टाइटल किसने जीता है? तो याद रखना, वुमेन प्रीमियर लीग का टाइटल जीता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। ठीक है, बात यहाँ पे वुमेन की हो रही है। इसके साथ साथ इंडिया ने जीत लिया है हमारा T20 वर्ल्ड कप, जो भी थोड़े दिन पहले ही फाइनल जिसका हुआ है, इंडिया ने इसको जीत लिया है। T20 वर्ल्ड कप का होस्ट कौन था अगर सवाल पूछा जाएगा, देखो इंडिया तो इसका होस्ट था ही था, साथ में श्रीलंका भी था। तो एग्जामिनर कई बार आप आज की डेट में जिस तरीके से सवाल बना रहा है तो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ध्यान रखना, मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो थे वो कौन थे, वो थे संजू सैमसन। क्लियर है, ये मार्च में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन, ठीक है, कौन सा है, जो भी रिसेंटली न्यूज में भी चल रहा था, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हेवन 1। हेवन 1 जो है ये पहला है दुनिया का कमर्शियल स्पेस स्टेशन। देखो ये बेसिकली जो मिशन वास्ट 1 है ना, उसी का ही सब पार्ट है। यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि 4 लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, कहाँ पे, इसी स्टेशन में फॉर अप टू 30 डेज। तो ये इसका एक प्लान है कि जो यहाँ पे हो रहा है। तो इसका नाम क्या है? हेवन है। मिशन का नाम क्या है? तो मिशन का नाम है वास्ट 1। क्लियर है, अगले पे आते हैं। कौन सी इंडियन स्टेट ऐसी बनी है जिसने एक स्पेशल, एक सेपरेट बजट को लाया है एल्डरली बजट करके? देखो अब अगर मैं बात करूं एल्डरली बजट की, तो ये लेके आने वाली पहली स्टेट बनी है केरला। हुआ क्या है, अमाउंट अगर आप लोग याद रख सकते तो रख लेना, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं। इन्होंने अपने जो एनुअल बजट का 46,000 के करीब करोड़ जो रखा है, वो किसके लिए रख दिया? एल्डरली बजट के में उन लोगों के लिए जो एजिंग पॉपुलेशन में जा रहे हैं। ठीक है, अब ये अप्रोक्सीमेट इनके बजट का ना 19% है, यानी कि मान लो इन्होंने 20% जो है किसके लिए रख दिया है? इन्होंने 20% जो है ऑलरेडी अपना निकाल के एल्डरली लोगों के लिए रख दिया है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, और ये करने वाली केरला पहली स्टेट बनी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी है, उन्होंने अपना एक नया टारगेट रख दिया है माल न्यूट्रिशन फ्री जो है इंडिया को करने का। अब वो टारगेट क्या रखा है? देखो बहुत सारे स्कीम्स आती हैं, बहुत सारी स्कीम्स के अपने अपने टारगेट्स होते हैं। अगर मैं बात करूं माल न्यूट्रिशन फ्री का, तो इन्होंने अब जो अपना टारगेट रखा है वो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत जो पूरी दुनिया का है, जीरो हंगर का, उसको मैच करते हुए इन्होंने SDG 2 जो हमारा चलता है क्या कर दिया है 2030। इसके साथ कई बार आप जो पोषण अभियान चला है उसके तहत 2022 था, फिर 24-25 हुआ, अब इन्होंने 2030 इसको कर दिया। अब जैसे अगर मैं पोषण की ही बात करूं तो हम लोग एक महीने को सेलिब्रेट करते हैं पोषण माह की फॉर्म में। अब वो कौन सा महीना होता है? वो होता है 9th मंथ इस साल, हर साल का, जिसको हम लोग सितंबर कहते हैं। क्लियर है, तो सितंबर को हम लोग पोषण माह और न्यूट्रिशन मंथ भी कहते हैं, याद रखना, पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर है, अगले पे आते हैं। अगला सवाल, मेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया है? तो मेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीता गया है इंडिया के द्वारा। इंग्लैंड को इन्होंने फाइनल में जो है हराया था। सूर्यवंशी जो है वापस से न्यूज में बहुत ज्यादा थे क्योंकि वो इस टीम का हिस्सा थे। अभी वो 4 ये अंडर 19 वर्ल्ड कप और खेलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज का अवार्ड किसको मिला? काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अवार्ड जो है वो दिया गया है रूबल नेगी जी को। रूबल नेगी जो है वो बेसिकली जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इनकी एक फाउंडेशन है जो काम मुंबई में करती है। जितनी भी हमारे वहाँ पे स्लम एरियाज है उनकी जो वॉल्स हैं, ये बहुत एक उसको इनोवेटिव तरीके से उसको पेंट करते हैं इनकी एनजीओ, ताकि जो बच्चे बेसिक चीजें जो हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते कोचिंग वगैरह या ट्यूशन या स्कूल्स, वो लोग वहां पे उन इमेजेस के थ्रू चीजों को सीख सकें। तो याद रखना, रूबल नेगी को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 का। क्लियर है, नेक्स्ट पे आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आपको ये पूछा जाएगा, 2026 विंटर ओलंपिक गेम्स कहां पे हुई? पहला सवाल। ठीक है, 2026 की विंटर ओलंपिक गेम्स की बात करूं तो वो इटली में हुई। हम लोग कहां तक सीमित होते हैं? हम लोग पढ़ते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स को। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा एडिशन था इस साल? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का था 6th एडिशन। किसने जीता? आर्मी ने जीता। आर्मी 4th, 5th और 6th एडिशन जीता है। 1st, 2nd और 3rd J&K जीता है।
मैस्कॉट क्या है? मैस्कॉट है हमारा स्नो लेपर्ड। ठीक है, ये वो चीजें जो सबको पता है, लेकिन क्या आप में से किसी बच्चे को पता है कि विंटर ओलंपिक गेम्स का फ्लैग बेयरर कौन था? किसी को इस चीज के बारे में पता है? तो याद रखना, हमारे जम्मू कश्मीर से प्लेयर है आरिफ मोहम्मद खान, वो इस इवेंट के फ्लैग बेयरर थे। बहुत कम लोगों को पता है। आरिफ मोहम्मद खान पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने 2 स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करा है इंडिया को। ठीक है, अब वो कौन सी थी? स्लैलम गेम है और एक आती है जायंट स्लैलम। ठीक है, ये दोनों में जो है इन्होंने क्वालिफाई करा था, खेला था। अब तक की इंडिया की तरफ से बेस्ट रैंकिंग शायद 39th इनकी आई थी। देखो, मेडल जीतना सब कुछ नहीं होता। अब अपनी कंट्री को एक इस स्केल जगह पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो जहां पे टोटल इंडिया से 2 ही लोग सिर्फ क्वालिफाई कर पा रहे हैं, और दूसरे नाम क्या है? वो है स्टेंजिन लुंडुप। ठीक है, अब ये लद्दाख से बिलोंग करते हैं, ये दोनों गए थे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये क्रॉस कंट्री 10 किलोमीटर इंटरवल्स फ्री स्टाइल में जो है खेलते हैं। बट आपके दोनों नाम पता होने चाहिए कि एक विंटर ओलंपिक गेम्स में जम्मू कश्मीर का एक इंसान फ्लैग बेयरर बन के गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बट न्यूज में उतना ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बट हमारा फर्ज है कि हम लोग ये चीजें आप लोगों तक पहुंचाए हर एक तरीके से। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल किसने जीता है? मैंने आपको भी बताया था, कार्लोस अल्कजार के द्वारा जो है इसको जीता गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं बात करूं, देखो हाँ, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वज्र प्रहार इंडिया ने 16th एडिशन था, किसके साथ करा? यूएसए के साथ करा। अब सवाल क्या होता है कि ये कहां पे हुआ, किस स्टेट में इसको करा गया? हिमाचल प्रदेश में इसको हुआ। देखो यहां पे एक चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक इंसान को ये पता होनी चाहिए। एक और एक्सरसाइज थी जो इंडिया में हो रही थी, वो थी मिलन एक्सरसाइज। ठीक है, कहां पे हो रही थी मिलन एक्सरसाइज? देखो ये 2 फेजेस में होती है, एक आपकी विशाखापट्टनम में थी और एक आपकी बे ऑफ बंगाल में थी। अब देखो यहां पे एक होती है होस्ट कंट्री। मिलन एक्सरसाइज की होस्ट कंट्री कौन थी? मिलन एक्सरसाइज की होस्ट कंट्री थी इंडिया, जिसमें बहुत सारी देशों से शिप जो है वो आई थी। वहां पे ईरान से भी एक शिप आई थी, इसका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आइरिस डेना इसका नाम था। ये शिप मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए आई थी जब, लेकिन ये वापस जा रही थी तो इसको इंडियन ओशन में यहां कहीं पे जो है यूएसए की सबमरीन ने उड़ा दिया। अब ये सवाल कि जब आपके इनविटेशन पे कंट्री अगर अपनी शिप के लेके जो है आ रही है मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए और वापसी में जब उसको उड़ा दिया गया, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सोचो कि अगर ये चीज होती कि वज्र प्रहार में यूएसए के जो हैं यहाँ पे आए हैं और उनको कोई उड़ा देता, तो क्या यूएसए शांत रहता? और क्या इस पे कोई जवाबदेही हमारी नहीं बनती थी? बट ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ आनी चाहिए, क्योंकि ये करंट अफेयर इस टाइम पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस याद रखना पूछा जा सकता है। बहुत हॉट टॉपिक है, आपको पता है जिस हिसाब से जंग चल रही है हर एक जगहों में, तो ये आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है, जो स्कीम है वो किस साल लॉन्च हुई है? न्यूज में क्यों था मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली फरवरी महीने में एक प्रेस रिलीज करी गई थी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये कहा गया था इसकी 11th एनिवर्सरी क्यों करी गई थी। 11th एनिवर्सरी इसकी होती कब है? आप लोग ये भी याद रखना, इसकी 11th एनिवर्सरी जो होती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, वो होती है आपकी 22 जनवरी को। ठीक है, बट उसकी प्रेस रिलीज फरवरी में कही गई थी, जिसमें जो उपलब्धि थी वो बताई गई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया गया था कि जो सेक्स रेशियो 918 था वो अब बढ़ के 929 तक पहुंच चुका है एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो ये एक चीज दिखाई गई थी, और भी बहुत सारी चीजें बताई गई थी कि कितनी इंप्रूवमेंट इस स्कीम से हो रही हैं। बट आपको याद रखना है, अगर ये न्यूज में थी, अगर इस पर प्रॉपर एक प्रेस रिलीज गवर्नमेंट के द्वारा करा गया है, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि इसका लॉन्च ईयर कब है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी लॉन्च डेट कब थी। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा ऐसा
पहला डिस्ट्रिक्ट बना है इंडिया का जिसने 100% इंश्योरेंस जो है उसकी कवरेज को जो है अचीव कर लिया है। देखो, इंश्योरेंस कवरेज की अगर मैं बात करूं तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक जो है इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, ठीक है। और उसके ध्यान को रखते हुए पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी है, तो वो है अलवार। क्लियर है, याद रखना, पूछा जाएगा। अगला सवाल इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली क्वांटम कंप्यूटिंग फैसिलिटी इंडिया की जो है बनी है कहां पे, तो देखो इसको बनाया गया है अमरावती में। अमरावती आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल कैपिटल बन चुकी है, याद रखना, अब 3 नहीं अब 1 ही है। अब इसको प्लान किया जा रहा है, जैसे आप लोग सिलिकॉन वैली देखते हैं ना कहीं पे, वैसे ही कोशिश की जा रही है कि अमरावती क्वांटम वैली के नाम से इसको बनाया जाएगा, ठीक है। और ये इंडिया की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग फैसिलिटी जो है वो बनाई गई है, इसको याद रखना। क्लियर है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करूं तो कौन सा ऐसा पोर्ट है जो रिसेंटली बना है इंडिया का पहला एंटी ड्रोन पोर्ट, ठीक है। अब पहला एंटी ड्रोन पोर्ट है तो कहां पे इसको बनाया गया है, पहला ड्रोन एयरपोर्ट जो पोर्ट है ये कहां पे, कौन सा ऐसा पोर्ट बना है, तो इसको याद रखना, ये बना है आपका वीओ चिदम्बरम पोर्ट, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। एक बिल्कुल 360 डिग्री रेडार इसमें सेट करा गया है जिसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। अगर कोई भी ड्रोन यहाँ पे आता है तो ये उसको पहले ही डिस्ट्रॉय कर देगा, और ये अपने आप में पहला ऐसा पोर्ट है इंडिया का जो बनाया गया है। क्लियर है, नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली संतोष ट्रॉफी खेली गई है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट में आती है फुटबॉल टूर्नामेंट्स में। रिसेंटली आपको बताने की किसके द्वारा जीती गई है, तो सर्विसेज के द्वारा जो है इसको जीता गया था। ऑफिशियली सर्विसेज ने यहाँ पे इसको जीता था, केरला को हरा के इन्होंने यहाँ पे इसको चैंपियन जो है वो बने थे, ठीक है। अब केरला को इन्होंने हराया था और इन्होंने इसमें इसको जीता था। अगर आपसे पूछा जाएगा कल को कि हारा कौन था, तो फाइनल में तो केरला यहाँ पे हारा था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया को रिसेंटली कंट्री ऑफ द ईयर का जो है टैग मिला है या फिर इसको डेजिग्नेट करा गया है। अब ये कंट्री ऑफ द ईयर क्यों मिला है, याद रखना, अभी हुआ था बायोफैक। बायोफैक क्या है, बायोफैक जर्मनी में हुआ है रिसेंटली। इसमें इंडिया को दिया गया है एक टाइटल या फिर इंडिया को डेजिग्नेट करा गया है कंट्री ऑफ द ईयर। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों दिया गया है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग अभी प्रमोट कर रहे हैं उसके चलते यहाँ पे इंडिया को ये टाइटल से सम्मानित करा गया है। वहाँ पे जो एग्जीबिशन टाइप था या जो भी ये इवेंट था, इसमें जो प्रोडक्ट्स को शोकेस करा गया था उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक थे, कुछ हमारे इंडिया से जीआई टैग्ड जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसको वहाँ पे दर्शाया गया था, जिसकी वजह से ये कहा गया है। और इंडिया को ये कहा गया है कि इंडिया आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक फूड बास्केट बनेगा दुनिया का, ठीक है। लेकिन याद रखना कहाँ पे किस इवेंट में ये दिया गया है, कौन सा ट्रेड फेयर था, तो वो था बायोफैक जो कि जर्मनी में करवाया गया था और इंडिया को वहां पे कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित करा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल वापस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली किस पॉइंट को आइडेंटिफाई किया गया है पोटेंशियल लैंडिंग जोन होगा आपका चंद्रयान 4 का। देखो चंद्रयान 4 की अगर मैं बात करूं तो उसमें मॉन्स मॉर्टन जो है जगह मून में, उसको आइडेंटिफाई करा गया है एज अ पोटेंशियल लैंडिंग जोन। जैसे हम लोगों ने चंद्रयान 3 को जब करा था उसमें साउथ पोल पे कहा गया था कि कहाँ पे लैंड होगा, हर एक चीज पहले डिसाइडेड थी। और वैसे ही अब चंद्रयान 4 में मॉन्स मॉर्टन जगह है जिसको नाम दिया गया है और ये कहा गया कि यहाँ पे इसको लॉन्च किया जाएगा 2028 तक एक्सपेक्टेड है कि ये हमारा कंप्लीट होगा। देखो ये इंडिजिनियस प्रोजेक्ट है जिसको सिर्फ और सिर्फ इसरो कर रही है, लेकिन याद रखना जो हमारा चंद्रयान 5 होने वाला है उसमें इंडिया की मदद कौन करेगा, उसमें इंडिया की मदद कर रहा है जापान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वहां की स्पेस एजेंसी को जाक्सा। जैसे इंडिया की क्या आ गई इसरो, वैसे ही वहां पे आ जाती है जाक्सा। अब इनका जो चंद्रयान 5 का मिशन है उसको कहा गया है कि वहां पे जो सैंपल्स हैं उसको वापस यहाँ पे लेके आया जाएगा अर्थ में, और उसको सैंपल रिटर्न मिशन का नाम जो है वो दिया गया है। अब इसमें ना देखो जैसे जैसे 2 में डिवाइडेड है तो काम भी डिवाइडेड है। इंडिया का काम होगा, इंडिया जो लूनर लैंडर है उसको डेवलप करेगा, और जापान का काम होगा जो H3 लॉन्च व्हीकल है वो उसको प्रिपेयर करेगा, जिसमें 350 किलोग्राम का आपका रोवर जो है वो जा सके। तो याद रखना चंद्रयान 5 में हमारी मदद कौन करेगा, जापान करेगा। बट फिलहाल चंद्रयान 4 जो 2028 तक एक्सपेक्टेड है उसमें आपका
लैंडिंग पॉइंट कौन सा पोटेंशियली कहा गया है, लैंडिंग जोन, वो है माउंट मॉर्टन। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, इसको नोट कर लेना। अभी जो रिसेंटली बजट आया है उसमें स्पेसिफिकली 2 नए टेलीस्कोप लगाने की बात करी गई है इंडिया के किस रीजन में, तो याद रखना लद्दाख में इनको बनाने की बात करी गई है। इसके नाम क्या है, इनके नाम है NLST और इसका नाम है NLOT। अब NLST क्या है, ये है आपका नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्ट साइंस एंड टेक में पूछा जाएगा। और दूसरा क्या है, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूं। लद्दाख में रिसेंटली एक मेज करके भी लॉन्च करा था प्रोग्राम, जो SSC ने पूछा है पेपर में। तो यहाँ पे क्या है, इसको क्यों बनाया गया है, ये कहाँ कहाँ पे लगे हैं, एक तो आपकी पेंगोंग लेक के पास लगे हैं और एक जगह है हेनले, वहां पे इनको लगाया गया है। बात की गई है कि इसको लगाया जाएगा, एक स्पेसिफिकली बजट यहाँ पे दिया गया। और साथ ही साथ आपको बताऊं, जो डीप स्टडी होती है, स्टडी डीप स्पेस और सन के लिए इसको करा गया। पर्पस ये है कि हमारा सोलर मिशन जो है आदित्य L1, उसके लिए ये बनाए जाएंगे। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो नए 2 टेलीस्कोप की स्पेसिफिकली बात बजट में करी गई है, उनके नाम क्या है और वो कहाँ पे होंगे, तो याद रखना ये लद्दाख में लगाए जाएंगे। क्लियर है। अगले पे आते हैं, अभी रिसेंटली करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो आया है, उसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है। परसेप्शन इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो देखो साथियों, उसमें इंडिया का रैंक रहा है 91। स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वो रहा है सिर्फ और सिर्फ 39। फर्स्ट सबसे ज्यादा हाईएस्ट की अगर मैं बात करूं कि जहां पे आपको करप्शन सबसे कम देखने को मिलती है, वो है डेनमार्क, जिसका ओवरऑल स्कोर रहा है 89। और अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा करप्शन कहां पे है, वहां पे टाई है सोमालिया और किसके बीच में, साउथ सुडान के बीच में। क्लियर है, बस इतना याद रख लेना। अब ये किसके द्वारा रिपोर्ट आती है, तो ये रिपोर्ट आती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। क्लियर है। इंडिया का रैंक क्या है, 91, याद रखना। जो हमारे नेबर्स हैं उनके कंपैरिजन में तो ये बेटर ही था, बट फिलहाल यहाँ पे आते हैं। देखो रिसेंटली न्यूज में था एक हमारा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत ऑपोजिशन एक नोटिस दे सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं उनके अगेंस्ट। देखो अब ये करंट अफेयर की फॉर्म में है, लेकिन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है स्टैटिक के फॉर्म में। अभी ये किस आर्टिकल के तहत इशू कर सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो याद रखना ये है आर्टिकल 94C। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग इतना याद रखना, ये सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है ब्रिक्स की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है 2026 की। ठीक है, तो हर एक जहां पे प्रेसिडेंसी होती है वहां से एक शर्फा आते हैं। इस समय किसको अपॉइंट करा गया है, यहाँ पे नाम याद रखना, इनका नाम है, क्या नाम है इनका, सुधाकर दलीला इनका नाम है। ये फिलहाल सेक्रेटरी हैं कहाँ पे, इकोनॉमिक्स रिलेशन में, किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। क्लियर है, इनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या है, जो ब्रिक्स 2026 की सबमिट हो रही है, इसकी थीम है बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन एंड कोऑपरेशन। क्लियर है। मेंबर्स की बात करूं तो पहले 5 थे जो आप लोग यहां देख रहे हैं, लेकिन अब इसमें और ऐड हो चुके हैं, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया, ये सब इसमें ऐड हो चुके हैं। क्लियर है। और अगर मैं बात करूं ब्रिक्स 2025 की ऑफिशियल साइट की, तो वो तो सऊदी अरेबिया को भी इसमें कंसिडर करते हैं, बट ऑफिशियली यहाँ पे जो है आपको इनके नाम याद रखने हैं। क्लियर है। एक डिटेल लेक्चर मैंने ब्रिक्स पे बनाया हुआ है, आप उसको देख लेना। SSS पे यूट्यूब पे सर्च करना ब्रिक्स प्लस SSS, आपको दिख जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बताना है कि अभी रिसेंटली एक ऑटोबायोग्राफी जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में थी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, किसके द्वारा लिखी गई है। देखो ये न्यूज में क्यों थी मैं आपको बताता हूँ। अभी तक इसका रिलीज जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि ये हमारी पार्लियामेंट में जो है उस पर बहुत चर्चा हुई थी। किसके द्वारा, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये है हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद निर्वाणे जी के ऊपर, जिसको आप लोगों को अगर याद होगा कि राहुल गांधी इस बुक को लेके जो है सदन में बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमित शाह और अपोजिशन जितने भी थे उन्होंने इनको रोकने की कोशिश करी। कहा गया था कि ये अभी कंट्रोवर्शियल है, रिलीज नहीं हुई है और उसको आप यहाँ पे नहीं बांट सकते। अब सबसे बड़ी चीज, इन्होंने, आप लोगों ने भी हर जगह पे देख लिया होगा, इनका कहना यह था कि चाइना इंडिया के बॉर्डर में घुस चुका था।
बहुत हद तक। आपको बताना है कि कौन से पास में, तो याद रखना रेचिनला पास था। कल को अगर स्टैटिक जीके की फॉर्म में सवाल पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जब ये बुक आएगी तो इस पर सारी डिटेल पढ़ के मैं आपको बता दूंगा, बट फिलहाल इतना आपको जानना काफी है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि लास्ट मिनट पे राहुल गांधी ये कह रहे थे कि सब कुछ इनके ऊपर डाल दिया गया था लास्ट मिनट में कि जो उचित लगता है आप करें, बट उसको डिसीजन को देते हुए काफी टाइम लग चुका था। तो ये सब इसमें कुछ कहा गया था कंट्रोवर्शियल, तो रिलीज नहीं हुई। नेक्स्ट पे आते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। सबसे पहली चीज कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज करा गया है। देखो व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करूं तो आपको पता है डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ रिलेटेड होता है। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 कौन सी मिनिस्ट्री ने करा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये करा गया मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के द्वारा। अब मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के मिनिस्टर कौन है, तो याद रखना वो है अमित शाह। अमित शाह दो पोर्टफोलियो संभालते हैं, होम अफेयर मिनिस्टर तो है ही है हमारे होम मिनिस्टर्स, लेकिन ये ही मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन भी हैं। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। किसके द्वारा करा गया था, अमित शाह जी के द्वारा इसको जो है वो लॉन्च करा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि जो रूरल वुमेन एम्पावरमेंट है उस पर काम कर जाने की, और 50% जो है मिल्क प्रोडक्शन उसको और स्ट्रेंथन करने की बात करी गई थी इसमें। तो इसको ही नाम दिया गया है व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया का यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बना है। इंडिया का यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट बने हैं यहाँ पे आदित्य पांड्या। ये सिर्फ 17 साल के हैं और इन्होंने ये उपलब्धि जो है वो पाली है। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं कौन सी स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट सिलेबस में आता है ना क्रॉप्स पे क्वेश्चंस, या फिर आप लोगों को अभी इस तरीके से सवाल देखने को मिलता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन बना है वूल का इंडिया में एज पर 2026 डेट। आपने नोट्स को अपडेट कर लेना सारे आप लोग। देखो 2026 की अगर मैं बात करूं तो लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान अकेला अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं तो 47 to 48% जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं 47.5 to 48% के बीच बीच जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टोटल वूल का। और अगर मैं बात करूं राजस्थान और सेकंड पे जो है जम्मू कश्मीर, इन दोनों की, तो ये दोनों 70% वूल जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया में। ठीक है, अब इसको टोटल भी कर लेना, अप्रोक्सीमेट 70% जो है ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर इन पांचों को ऐड कर लोगे तो 85-86% बनता है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको याद रखना है कि टॉप प्रोड्यूसर कौन है वूल का, वो राजस्थान है, और सेकंड पे कौन है, वो है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं उनका नाम है तारिक रहमान। इससे पहले आप लोगों ने देखा था शेख हसीना, वहां पे भी सत्ता परिवर्तन हुआ था, शेख हसीना जो है वहां से भागे थे, और वहां की कमान किसके हाथ में गई थी, मोहम्मद यूनिस। ठीक है, मोहम्मद यूनिस को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है इकोनॉमिक्स में, ये भी याद रखना। और तारिक रहमान की पार्टी का नाम क्या है, वो है बांग्लादेश नेशनल पार्टी। क्लियर है, ये बस याद रख लेना। इंडिया में बीजेपी है तो वहां पे बीएनपी है, दोनों याद रख लेना, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली कौन सा ऐसा साल है जो डिक्लेयर करा गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कि वो होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स। तो ये रखा गया है 2026 को। किसके द्वारा ये डिक्लेयर करा गया है, ये करा गया है FAO के द्वारा, यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलता है, इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में। ठीक है, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखना इटली पहला ऐसा देश बना है जिसका सारा का सारा जो खाना है, जितना भी जिनका क्यूजीन है, उसको यूनेस्को रिकॉग्नाइजेशन जो है वो मिली है, और ये पहला ऐसा देश है। क्लियर है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स कौन सा है, या फिर ये पूछा जाएगा कि 2026 को किस साल के रूप में मनाया जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। बारबाडोस के पीएम कौन बने हैं रिसेंटली। देखो बारबाडोस की जो पीएम बनी है उनका नाम है मिया। ठीक है, इनका नाम आप लोग याद रखना, मिया इनका नाम है, बहुत ही ज्यादा ये न्यूज में थे। मिया एमोर मॉटले इनका नाम है, जो कि रिसेंटली अभी बारबाडोस के बने हैं। अब देखो आपके सिलेबस में कई बार कैपिटल करेंसी से सवाल पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे इसकी कैपिटल और करेंसी भी याद रख लेना। बारबाडोस की कैपिटल जो है वो है ब्रिज टाउन। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, एक मिनट साथियों। ठीक है, हाँ एक मिनट। ठीक है,
कैपिटल क्या है? ब्रिज टाउन। और अगर आपसे पूछा जाएगा करेंसी तो वो है बारबेडियन डॉलर। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली इंडिया में हुई है एआई समिट। आप लोगों ने वापस से न्यूज में देखा होगा, बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा था, गलगोटी यूनिवर्सिटी तो इससे ज्यादा चल रहा था। आपको बताना है कि इस बार इसकी थीम का नाम क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आज का जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसकी थीम जो थी वो था सर्वजन हित सर्वजन सुखय, जिसका मतलब होता है वेलफेयर फॉर ऑल एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम पे सवाल बनेगा क्योंकि एक बहुत बड़ी समिट थी जो ये अभी रिसेंटली करवाई गई थी। और ये आपको याद रखना है कि एआई समिट 2026 की कहाँ हुई थी, तो इंडिया में हुई थी। बहुत बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे आए थे और न्यूज में ये काफी ज्यादा चला था, तो ये पेपर में पूछा जा सकता है। क्योंकि अभी हमारा जो एग्जाम हुआ जेकेएसएसबी ने वो सवाल पूछे जो न्यूज में थे। इंडिया का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ पे बना है? तो ये बनाया गया मथुरा में। मथुरा में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी है वहां पे इसको बनाया गया है, तो नाम याद रखना, मथुरा में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली नया जो पीएम ऑफिस जिसको हम लोग सेवा तीर्थ भी कहते हैं, इसका इनॉग्रेशन हुआ है। आपको बताना है कि क्या मोटो जो है वहां पे इंस्क्राइब्ड है। अभी तक हम लोग जो चीज देखते आ रहे हैं वो हम लोग देखते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन सेवा तीर्थ में लिखा गया है नागरिक देवो भव, यानी कि जो सिटीजन है वही भगवान है। तो ये चीज याद रखना। कर्तव्य भवन के अलावा यहाँ पे सेवा तीर्थ जो लॉन्च हुआ है, पीएमओ कॉम्प्लेक्स का जो नया नाम है, उसका जो मोटो है वो है नागरिक देवो भव। वो बात अलग है कि यहाँ पे आम नागरिकों की एंट्री इतना आसान नहीं होगी, बट हाँ नाम ये है, याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, बीबीसी के द्वारा ना इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन जो हैं उनको अवार्ड दिए जाते हैं हर साल। अब बीबीसी के द्वारा सबसे पहले अगर आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि बताओ इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है स्मृति मंधाना को, पहला नाम। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा इमर्जिंग प्लेयर का किसको दिया गया है, तो याद रखना वो है दिव्या देशमुख। क्या ये क्रिकेटर है? नहीं, ये चेस प्लेयर है। ठीक है, पैरा में भी दिया जाता है, जो हमारे पैरा एथलीट होते हैं उसमें ये अवार्ड दिया गया है प्रीति पाल जी को। ये एथलीट है, ट्रैक स्पोर्ट्स में ही आती हैं। लाइफ टाइम की अगर मैं बात करूं तो लाइफ टाइम का अवार्ड दिया गया है अंजलि भागवत को, जो कि हमारी शूटिंग कैटेगरी में आती है, शूटिंग से रिलेटेड है। क्लियर है। और अगर मैं बात करूं चेंज मेकर दिया गया है, वो दिया गया है इंडियन वुमेन हॉकी टीम को। अब पेपर में जो सवाल होगा वो ध्यान से पढ़ना। अगर स्पोर्ट्स वुमेन पूछा है तो स्मृति मंदाना है, अगर आपसे बाकी पूछे हैं तो ये सब है, आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की अगर मैं बात करूं तो एक नया टुलबुल नेविगेशन बैरेज प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है। बहुत बेसिक है, बच्चे आप लोग करंट अफेयर में पढ़ते ही आ रहे हैं कि तुलबुल कहाँ पे है, तो वो वुलर लेक में है। क्लियर है, वुलर लेक में आपको ये देखने को मिलता है। अब ये क्या किया गया है, ये इसीलिए बनाया गया है ताकि जो झेलम का पानी है उसका मिनिमम लेवल जो है वो मेंटेन रखा जा सके, तो इसलिए इसको बनाया गया है, याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, रिसेंटली साही और बोध एआई फ्रेमवर्क जो है वो अनाउंस हुए हैं। देखो हर साल कुछ ना कुछ चीजें होती हैं किसी महीने में जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फरवरी की अगर मैं बात करूं, एआई सबमिट के बाद जितने भी ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो आपका मेटा का जो एआई एजेंट्स के लिए हो, मॉल्ट बुक हो, या जितनी भी चीजें, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साही क्या है? साही है स्ट्रेटेजी, नोट कर लेना आप लोग साथियों, स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। ठीक है। और ये जो बोध है ये क्या है, ये भी आप लोगों का बनाया गया है, आपको याद रखना। ये भी आपका ओपन डेटा प्लेटफॉर्म बनाया गया है हेल्थ के रिलेटेड ही, तो ये आपको दोनों जो हैं याद रखने हैं, आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब सवाल है कि किसके द्वारा किए गए हैं, तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा आपके लॉन्च करे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है। बोध की फुल फॉर्म क्या है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है, या आपको मैं ही बता दूंगा। बोध जो है, जो इसका बी है वो है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। ठीक है, ये पेपर में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, याद रखना। क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाओ। भारत विस्तार ने रिसेंटली फरवरी में
किस सेक्टर के लिए? अभी देखो, एक भारत विस्तार लॉन्च हुआ है, इसका भी एक पूरा नाम है, इसका नाम है भारती। यानी कि ये किसके लिए, किस सेक्टर के लिए एआई टूल जो है वो लॉन्च करा। मैंने आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। भारती जो लॉन्च करा गया है, भारत विस्तार जिसको कहा जा रहा है, ये एआई टूल लॉन्च करा गया है बेसिकली फार्मर्स के लिए। यानी कि किस फील्ड में है? ये एग्रीकल्चर के लिए लॉन्च करा गया है। ठीक है, पेपर में पूछा जाएगा, याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाले हैं। फरवरी 2026 में जो रणजी ट्रॉफी हुई है, किसके द्वारा जीती गई है? एक बहुत प्राउड मोमेंट है, ये जीती गई थी जम्मू कश्मीर के द्वारा। नाम याद रख लेना, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर आपको ये खिलाड़ी इंडियन टीम में दिखेगा। हो सकता है इसी साल में ही आपको ये खिलाड़ी इंडियन टीम में देखने को मिले। सबसे ज्यादा विकेट टेकर ये रहे थे इस पूरे रणजी ट्रॉफी में। इनके अलावा और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट करा है। कैप्टन की बात करूं, पारस डोगरा या सबकी, तो ये आप लोग याद रखना। रनर अप यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर देना, बेंगलुरु की जो टीम है उसको हराया, जिसमें मैक्सिमम जो प्लेयर थे वो इंटरनेशनल खेल के आए हुए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, आपको बताना है कि कहाँ पे स्टेब्लिश की गई है। तो देखो, ये कहाँ पे हुई है? ये बेंगलुरु में हुई है। ये आपको सब एआई सिटीज वगैरह सब आपको याद रखने ही रखने हैं। इसी के साथ साथ एक पहली स्टेट कौन सी बनी है जिन्होंने पहला लेजिस्लेचर ऐसा बनाया इंडिया में जो एआई पावर्ड फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, ताकि जो एमएलए हैं उनके अटेंडेंस जो है वो मार्क हो सके। और ये आंध्र प्रदेश में चल रहा है, नो वर्क नो पे पॉलिसी। यानी कि अगर आप नहीं ऑफिस अटेंड करोगे आपको उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी। तो एमएलए के लिए किसने ये करा है शुरुआत? तो ये करा है आंध्र प्रदेश के द्वारा। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, कौन सी स्टेट है जिसने मेरी रसोई स्कीम जो है वो लॉन्च करी है? तो मेरी रसोई स्कीम जो है वो पंजाब के द्वारा जो है रिसेंटली लॉन्च करी है। अभी इस तरीके की काफी स्कीम्स आपको जो है वो पंजाब में देखने को मिलेगी। ठीक है, ताकि जो इंप्रूव किया जा सके न्यूट्रिशन को, उसके लिए इन्होंने स्कीम को लॉन्च करा है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाँ, एआई समिट की अगर मैं बात करूं, मैंने अभी आपको बताया एआई समिट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एआई समिट 2026 का कहां पे हुआ है? 2026 का हुआ है इंडिया में। एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि आपसे 2026 पूछेगा, 2027 का कहां पे होने वाला है? तो याद रखना 2027 का होगा स्विट्जरलैंड में। अगर आपसे पूछेगा कि इससे एक साल पहले 2025 में कहां हुआ था, तो वो हुआ था पेरिस में। पूछा नहीं जाएगा, बट याद रख लेना 2024 का हुआ था सियोल में, 2023 का हुआ था यूके में। ठीक है, अब ये मैच द फॉलोइंग में पूछा जाए, स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जाए, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, एआई के रिलेटेड, इस समिट के रिलेटेड सवाल बनने के चांसेस बहुत बन जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली एडविन ल्यूटन का जो स्टेचू है उसको रिप्लेस करा गया है राष्ट्रपति भवन में। किसका स्टेचू वहां पे लगाया गया है? तो याद रखना, ये स्टेचू अब लगाया गया है सी राजगोपालाचारी जी का। सी राजगोपालाचारी जी हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और ये पहले इंडियन थे जो इस पोजीशन पे पहुंचे थे। अब जब देश का बंटवारा हुआ था, चलो आओ आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। जब इंडिया और पाकिस्तान बना था, मुझे एक चीज बताओ, इंडिया का पहले पीएम हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो क्या पाकिस्तान के पहले पीएम जिन्ना थे? बताओ। तो देखो, वो नहीं थे। पाकिस्तान के पहले पीएम थे लियाकत अली। ठीक है, पाकिस्तान के पहले पीएम थे लियाकत अली। जो इंडिया के पहले जो गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, बट पाकिस्तान के गवर्नर जनरल पहले कौन थे? तो वो थे जिन्ना। याद रखना, इसीलिए आपको यहां पे मैंने बताया कि पहले इंडियन जो गवर्नर जनरल बने थे और लास्ट भी यही थे, इसके बाद ये पोस्ट खत्म हो गई थी। तो ये कौन थे? ये थे सी राजगोपालाचारी, जिनको यहां पे बनाया। अब देखो, एडविन ल्यूटन कौन थे ये भी आपको बताना चाहिए। एडविन ल्यूटन बेसिकली कोई वाइसरॉय या कुछ नहीं थे, ये बेसिकली एक आर्किटेक्ट थे जिनको श्रेय जाता है कि डिजाइनिंग और प्लानिंग का नई दिल्ली का। इन्होंने बहुत सारे मेन प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे। जब नई दिल्ली को इंपीरियल कैपिटल बनाया गया था ना, कलकत्ता से न्यू दिल्ली में लाए गए थे 1911 में, तब इनके द्वारा राष्ट्रपति भवन इन्होंने ही यही आर्किटेक्ट थे। इंडिया गेट हो गया, और भी बहुत सारे थे जो इनके द्वारा किए गए थे। लेकिन अब वहां पे किसका स्टैचू लग चुका है? वो लगा है सी राजगोपालाचारी जी का। नेक्स्ट पे आते हैं,
कौन से इंडियन ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने नया नेशनल इंडोर रिकॉर्ड बनाया है? गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले बने हैं मेंस हेप्टाथलॉन, जो कि 2026 में हुआ है रिसेंटली चाइना में। देखो इनका नाम आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है। इनका नाम है तेजस्विन शंकर। इन्होंने क्या किया है, चाइना में ये इवेंट होता है इंडोर। इसमें क्या होती है, काफ़ी सारी गेम्स होती हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं, पहले आ जाती है आपकी 60 मीटर स्प्रिंट, फिर लॉन्ग जंप, इसमें आ जाता है शॉर्ट पुट। ये सब एक इंसान खेलता है, याद रखना। हाई जंप आता है, उसके साथ साथ 60 मीटर हर्डल आते हैं, और पोल वॉल्ट आता है, और लास्ट में आती है 1000 मीटर रेस। ठीक है, इसके बेसिस पे पॉइंट्स बनते हैं। पहले रिकॉर्ड किसका था जो इन्होंने ब्रेक करा है? वो भी इन्हीं का था। पहले इनके पॉइंट्स थे 5650 पॉइंट्स, अब इन्होंने बनाए हैं 5993। सिर्फ 7 पॉइंट कम थे 6000 के, और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। और याद रखना, ये पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने मेडल जीता है इस हेप्टाथलॉन में। 16 साल के बाद इन्होंने पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है, याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, वान आइलैंड कहाँ पे है जो न्यूज़ में आपको देखने को मिला? देखो वान आइलैंड रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि इन्होंने वापस से जो हमारा कोरल रीफ थे उसको रिस्टोरेशन जो है सक्सेसफुली कर लिया। ये कहाँ पे है? ये है गल्फ ऑफ मन्नार में। गल्फ ऑफ मन्नार आप लोग याद रखना, वहाँ पे है, आपको देखने को मिलेगा क्या? वान आइलैंड। नेक्स्ट पे आते हैं, नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? नीदरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं रॉब जेटन। ठीक है, नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, और इसकी करेंसी है यूरो। नेक्स्ट पे आते हैं, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है जो प्रपोजल गया था कि केरला का नाम बदल के क्या होना चाहिए, केरलम। इसको यूनियन गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल जो है वो दे दिया है। अब याद रखना, केरला कब बनी थी स्टेट? ये बनी थी 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि सर केरला नाम चल ही रहा है तो इसको केरलम क्यों करा गया? देखो ये केरलम ही है, केरला में आप जाओगे तो वहां पे लोग केरलम ही कहते हैं इसको। लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बनी थी ये। इसके साथ साथ कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोवाइड करता है कि आप नाम स्टेट के, एग्जिस्टिंग स्टेट के नाम्स को ऑल्टर कर सकते हैं? तो याद रखना वो है आर्टिकल 3। ठीक है, आर्टिकल 3 के तहत आप इस नाम को ऑल्टर कर सकते हैं। पहला विलेज इंडिया का कौन सा बना है जो कास्ट फ्री विलेज बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है सौंदला। ये महाराष्ट्र में है। अब ये विलेज जो है कास्ट फ्री बना है क्योंकि इन्होंने जो स्लोगन दिया है वो कहा है आमची जात मानव, यानी कि इनकी जो कास्ट है वो ह्यूमैनिटी है, ये इन्होंने कहा है। और ये इन्होंने सभी ने अपनी कास्ट जो है वो त्याग दी है, और ये पहला ऐसा इंडिया का विलेज बना है जो कि कास्ट फ्री बना है। नेक्स्ट पे आते हैं, धर्मा गार्डियन। इंडिया किसके साथ ये मिलिट्री एक्सरसाइज करता है? तो इंडिया करता है जापान के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसेंटली इजराइल गए थे 2026 में। इनको किस अवार्ड से सम्मानित करा गया है? तो इनको दिया गया था स्पीकर ऑफ द नेसेस्ट मेडल। जो नेसेस्ट है वो वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है, और ये वहाँ का हाईएस्ट जो अवार्ड है वो दिया जाता है, और इससे ऑनर से सम्मानित करा गया था नरेंद्र मोदी जी को। तो ये थे साथियों इस महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है। अगर आपके लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।